माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आई नो क्लासेस बहुत लंबे टाइम के बाद में आ रही हैं, तो आप लोग कुछ नाराज भी हो सकते हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट चीज़ें आप जैसे जानते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, तो वैसा ही कुछ रहा। बट अभी कुछ चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो क्लासेस भी रेगुलर शुरू होने वाली हैं और बोर्ड की क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग अपनी आज की पहली क्लास को शुरू करते हैं। सो हमारा पहला आर्टिकल की वोकैबुलरी हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद में हम लोग अपना आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है। सो आज का हमारा पहला शब्द है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस, देखो कॉन का मतलब होता है टुगेदर। कॉन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। और फ्लू मतलब फ्लो करना। तो जब कोई चीजें जो एक साथ मिलकर फ्लो करें, एक साथ मिलके बहें, एक साथ हो जाएं। जैसे अगर अभी जो आर्टिकल है ये आपके महाकुंभ को लेकर है, एंड आई एम रियली मिसिंग माई प्लेस। सो कॉन्फ्लुएंस को हिंदी में कहते हैं संगम। जैसे कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी चीज है, जब उनके बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ में मिला दिया जाए तो उसको हमने क्या कर दिया है, उसको हमने मर्ज कर दिया है। जैसे आप लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक शिकायत रहती है कि मैम यहाँ पे तो बहुत सारे बैचेस को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, मीन्स आपस में मिला दिया जाता है। मर्ज किसका सिनोनिम हो गया? कॉन्फ्लुएंस का। सो अ सिचुएशन और प्लेस इन विच टू थिंग्स, या फिर अगर हम रिवर्स की बात करें, जॉइन और कम टुगेदर। ठीक है। सिनोनिम्स, कन्वर्जेंस यानी एक साथ में मिल जाना। डाइवर्जेंस जो होता है वो इसका एंटोनिम हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। मिल जाना, मीट करना आपस में, जॉइनिंग या फिर कॉन्फ्लक्स। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन है। जैसे द कॉन्फ्लुएंस, ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड सरस्वती। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड सरस्वती। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेटिक। असेटिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव और आपका नाउन दोनों होता है। असेटिक को अगर आप एडजेक्टिव कह रहे हैं तो साधु सन्यासी की तरह, और आपका अगर असेटिक को आप नाउन की तरह यूज करेंगे तो मतलब सन्यासी हो गया। असेटिक मतलब क्या हो गया? अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर एंड लिविंग अ सिंपल लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस पर्पस। मीन्स आप ना जो भी हमारी शारीरिक सुख सुविधाएं हैं, संसारिक सुख सुविधाएं हैं, आप उनसे दूर रह रहे हैं और एक बहुत सिंपल जिंदगी आप जी रहे हैं। खास करके ऐसा मतलब हो सकता है आप जैसे एग्जाम्स के लिए भी हो सकता है ना कि आप असेटिक लाइफ जी रहे हों, जहाँ पे आप बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ में, बहुत बेसिक चीज़ों के साथ में हम जिंदगी जी रहे हैं, तो वो भी एक असेटिक वे ऑफ लिविंग हो सकता है। इसके सिनोनिम एडजेक्टिव के रूप में आपके हो जाएंगे ऑस्टर, सेल्फ डिनाइंग, एब्स्टिमोनियस, और नाउन के रूप में हो जाएंगे रिक्लूज, हर्मिट, मॉन्क या सॉलिटरी। ठीक है। अब देखो, दे लिव अ वेरी असेटिक लाइफ। लाइफ यहाँ पे नाउन हो गया, तो असेटिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है। वेरी जो है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। ए क्या है? ये आर्टिकल है। ठीक है। लिव क्या है? ये आपका वर्ब हो गया, और आपका दे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है। इसका पूरे सेंटेंस क्या हो गया? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। दे जो है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब हमने लिव लिखा है। ही लिव्ड एज एन असेटिक, वो किस तरीके से रहता है? एक सन्यासी की तरह रहा था, वो एक सन्यासी की तरह रहा था। लिव्ड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब भी हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट होता है। ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, बट जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में नाउन आना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल ए है, इसका जो नाउन है वो लाइफ है, और एन अगर कभी भी आपको कोई आर्टिकल दिखाई दे तो उसके बाद में एक नाउन होना कंपलसरी है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन का प्लेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए राइट हैंड साइड पे। बीच में आपके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, तो ये असेटिक यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉन, ये वर्ब है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में हम बात करें तो धारण करना, किसी भी चीज को पहनना। डॉन मीन्स किसी चीज को धारण करना, उसको पहनना। एक फ्रेजल वर्ब होता है पुट ऑन, फ्रेजल वर्ब होता है पुट ऑन, पुट ऑन। पुट ऑन मतलब किसी चीज को पहनना, जैसे वेट भी पुट ऑन कर लेते हैं। एन आइटम ऑफ क्लोथिंग मीन्स टू वेयर, है ना। सेंटेंस के रूप में देखें, इन द ड्रेसिंग रूम द प्लेयर्स डोंट देयर फुटबॉल शर्ट्स। तो ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या पहना, अपनी अपनी जो भी फुटबॉल शर्ट्स थी उनको पहन लिया। इज इट डन। तो अगर हम इसका जब V2 बनाते हैं तो डोंट की स्पेलिंग में डबल N हो जाता है। और ये पूरा सेंटेंस आपका किस में रहा है, ये आपका पास्ट इंडेफिनेट में है। इन जो है ये आपका प्रेपोजिशन है, तो यहाँ तक तो ड्रेसिंग रूम ये जो हो गया, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है, प्लेयर्स है। अब प्लेयर्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, बट फिर भी हमने V2 लगाया। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर था, बट फिर भी हमने V2 लगाया। तो जब हम V2 लगाते हैं तो उस समय पे सब्जेक्ट हमारा मैटर नहीं करता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो जाता है आपका, ये ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। और कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, रिलीजियस गैदरिंग। तो जैसे क्या बोलते हैं उसको, सत्संग वगैरह होता है, या जहाँ पे भी आपके रिलीजियस पर्पस से लोग आपस में मिलते हैं, ग्रुप जो होता है उसको हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। सो ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर फॉर रिलीजियस वर्शिप। तो आप रिलीजियस पूजा पाठ के लिए जो ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप को हम लोग, ये एक कलेक्टिव नाउन है, तो उस पूरे ग्रुप को हम लोग कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। प्रीस्ट आस्क द कॉन्ग्रीगेशन टू नील। नील करना मतलब झुकना। तो जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, उन्होंने जो पूरा ग्रुप है जो वहां पे वर्शिप के लिए थे, उनको बोला कि वो झुके। ठीक है। अगेन ये V2 है, अगेन ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया। नेक्स्ट है हमारा इमर्स। इमर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कंप्लीटली, जैसे अगर इफ यू इमर्स योर सेल्फ इन समथिंग, दैट मीन्स यू बिकम इंग्रोस्ड इन इट, यू बिकम सो मच इन्वॉल्व इन इट। सो इमर्स होना मतलब किसी चीज में कंप्लीटली इन्वॉल्व होना। अगर मैं जैसे बोले, जैसे शी इमर्स्ड हरसेल्फ होली इन हर वर्क, तो उसने कंप्लीटली अपने आप को उस काम में एब्जॉर्ब कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, उस काम में पूरी तरीके से घुस जाना। ठीक है। सो टू बिकम कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, ये हो गया इमर्स। अगर हम किसी चीज को इमर्स बोल रहे हैं, जैसे इमर्स द एग इन बॉइलिंग वाटर, अब यहाँ पे क्या मतलब है, एग अपने आप को तो नहीं करेंगे, तो एग को बॉइलिंग वाटर से एब्जॉर्ब कर देना, मतलब बॉइलिंग वाटर से उसको पूरा कवर कर देना। तो ये पानी है, मान लो ये पैन है, ये वाटर है, तो यहाँ पर एग डाल दिया, तो मतलब इसमें क्या कर दिया, पूरा तरीके से इसको कवर कर दिया, पूरी तरीके से इसको ढक दिया। टू बिकम कंप्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग, सिनोनिम्स, एंग्रॉस। एंग्रॉस करना मीन्स किसी काम में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना उसी काम में, इंगेज होना, इन्वॉल्व होना, डिप या कवर। ये दोनों एग्जाम्पल्स समझ में आ गई। ये दोनों एग्जाम्पल्स मैंने क्यों लिखे हैं, ताकि आपको इस शब्द को यूसेज आपको समझ में आए। जैसे अगर कह रहे हैं कि आई एम कंप्लीटली इमर्स्ड इन माई वर्क, दैट मीन्स आई एम कंप्लीटली इन्वॉल्व इन माई वर्क, आई कांट गो आउट राइट नाउ। एंड इफ यू वॉन्ट टू से इमर्स समथिंग, दैट मीन्स उस चीज को उस चीज से ढक दो, उसके ऊपर पूरी तरीके से उसको कवर कर दो। यहां तक ये समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेयर, SEER। इसका मतलब कौन होता है, जो जैसे ना इसको देखो आप, ऋषि, जो ये शब्द है वो ऋषि मुनि से निकला है, कि जो ऋषि मुनि होते हैं उनको ये आपका कहा जाता है।
क्योंकि इनके पास में ना इन्होंने पूजा करके उतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली होती हैं कि ये फ्यूचर की चीजों को देख सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो अगर हम इसका प्रॉपर मीनिंग देखें तो अ पर्सन हु सेज ही और शी कैन सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है ये चीजों के बारे में वो देख सकते हैं, उस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग को हम शेयर कहते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में वो इंसान हो सकता है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स में हो सकते हैं, वो आपके बता सकते हैं कि शेयर बाजार कहाँ जाने वाला है, इधर से मार्केट में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो वो उस चीज के शेयर हो सकते हैं। इंडस्ट्री शेयर्स प्रिडिक्टेड हायर प्रॉफिट, तो उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया कि इस बार प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आएंगे। नेक्स्ट है हमारा चॉक आउट, ये एक हमारा फ्रेजल वर्ब है। चॉक आउट, चॉक से क्या करते हैं, लिखते हैं, तो चॉक आउट कर दिया मतलब किसी चीज का हमने नक्शा बना दिया, उस चीज को हमने प्लान किया, उस चीज को हमने स्केच किया। तो स्केच करना किसी चीज को, उसका आउटलाइन करना, उसका नक्शा बनाना। जैसे वी हैव ऑलरेडी चॉक्ड आउट द स्ट्रेटेजी फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स, कि हमने ऑलरेडी क्या चीज को प्लान कर लिया है, हमने ऑलरेडी किस चीज को उसके बारे में हमने स्ट्रेटेजी बना ली है, बात कर ली है कि हमें एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट करवाना है। ठीक है, सो चॉक आउट करना मीन्स किसी चीज का नक्शा बनाना। जैसे आप जानते हैं जब भी घर बनाया जाता है तो आपने देखा होगा आपके फादर मदर आपस में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक रूम रखते हैं, यहाँ ये एक ऐसे करके ये एक स्टडी रूम हो गया, ऐसे करके वो पूरा पहले वो घर बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनाया जाता है। दैट मीन्स टू चॉक आउट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा इमेंस। इमेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, और इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक। अगर देखें तो बहुत बड़ा है, बहुत ग्रेट है वो चीज। सिनोनिम्स में जैसे ह्यूज है, वास्ट, मैसिव, कोलोसल। कोलोसल की स्पेलिंग देखो, एल सिंगल है और एस डबल है। एक्सटेंसिव है, एनॉर्मस है, ह्यूज है, लार्ज है, मैसिव है। ठीक है, ही इनहेरिटेड एन इमेंस फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब क्या हो गया, मनी से हो गया, वेल्थ से हो गया, कि उसने अपने परिवार से बहुत सारा पैसा उसको मिला है विरासत में। तो इमेंस का मतलब ह्यूज हो गया, वास्ट हो गया, बहुत सारा हो गया, एनॉर्मस हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे ईडियम्स भी हैं, तो चलिए हम ईडियम्स देखते हैं। पहला है हमारा बियर द ब्रंट ऑफ। इस ईडियम को हम तब यूज करते हैं, बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कोई चीज, कोई सिचुएशन, उसका जो आपका बैड इम्पैक्ट है, जो उसका खराब जो रिजल्ट आया है, जो उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको हम लोग बियर द ब्रंट ऑफ कहते हैं। जैसे कि अब मैंने इतने लंबे समय तक क्लासेस नहीं ली, तो आपका जो गुस्सा है उसको तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। सो आई हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ नॉट टेकिंग द क्लासेस, राइट। सो बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग मीन्स टू एंड्योर। एंड्योर करना मतलब किसी चीज को झेलना, उसको सहना। टू एंड्योर द वर्स्ट ऑफ बैड सिचुएशन, तो वो बुरी सिचुएशन का जो सबसे बैड चीज है उसको फेस करना, उसको झेलना, उसको कन्फ्रंट करना, राइट। एंड्योर करना मीन्स उस चीज को फेस करना, उसको सफर करना, सरवाइव करना, विथस्टैंड करना। यंग पीपल आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, तो उसकी मार को जो है वो यंग पीपल झेल रहे हैं। पीपल जो है ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे आर हमने लगाया है। ठीक है, पर्सन जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, और इसी का हम लोग पर्सन्स बनाते हैं। 5 persons, 6 persons, बट पीपल ऑलरेडी लोग हो गया, तो ये हमारा प्लूरल नाउन है। यहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल वर्ब आएगा। एक और ईडियम है हमारे, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या हुआ कि आपने, मान लो आप कोई चीज खोज रहे हो और हर एक चीज को आपने पलट पलट के देख लिया,
हर एक चीज को उठा पटक दिया आपने, हर चीज को आपने चेक कर लिया। दैट मीन्स आपके अंदर में जितनी भी आपके अंदर क्षमता थी, कैपेसिटी थी उस काम को करने की, आपने भरपूर कोशिश की है। सो वो क्या हो जाता है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मीन्स टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए आपने हर मुमकिन प्रयास किया, हर मुमकिन कोशिश की है टू अचीव दैट थिंग। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्लियर द एग्जाम। तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसने हर मुमकिन प्रयास किया, खूब सारी मेहनत की, खूब सारी पढ़ाई की, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हो गई हमारी आज की वोकैबुलरी। मैं फिर से बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, फालतू में गुस्सा मत करना और ये मत बोलना मैम रेगुलर क्लास लेना, क्योंकि मैं खुद रेगुलर क्लास लेना चाहती हूँ। आप लोग से ज्यादा मुझे आप लोग से प्यार है, तो इसी बात के लिए प्लीज माफ कर देना। क्लास रेगुलर रहेगी, फालतू में मत बोलना मैम रेगुलर क्लास लेना, रेगुलर ही क्लास रहने वाली है। तो ये हो गई हमारी वोकैब को रिवाइज कर लेना और अब हम लोग करेंगे आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। तो आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ शुरू हो चुका है, तो उसी को लेके ये आर्टिकल है जो आज हम कवर करेंगे। अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फेथ एंड कल्चर। तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या था, मिलन, संगम, ठीक है। तो किस चीज का संगम है यहाँ पे, फेथ का, हमारे विश्वास का और हमारे कल्चर का। सो कॉन्फ्लुएंस ऑफ फेथ एंड कल्चर। सो कॉन्फ्लुएंस समझ में आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, आर्टिकल है यहाँ पे। इसके हमने कुछ और सिनोनिम्स भी लिखे थे, वो सिनोनिम्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। द 45-day गैदरिंग ऑफ हिंदू ascetics, saints, ash-smeared Naga sadhus, skeletal donning aghoris and other pilgrims is expected to have। तो देखें क्या दिया है, 45-day गैदरिंग, जो आपकी जो ये महाकुंभ है ये टोटल कितने दिनों का है, 45 दिनों का है। आर्टिकल दा किसके लिए है, गैदरिंग के लिए। ऑफ हिंदू ascetics, कौन कौन आ रहा है, जो हिंदू आपके जो सन्यासी हैं, साधु हैं। ऐश स्मर्ड, स्मर्ड का मतलब होता है किसी चीज को फैला देना, उसको चिपका लेना। तो अब जो नागा साधु होते हैं, जैसे अगर आप पिक्चर देख सकते हैं, तो नागा साधु क्या होते हैं, जो भस्म होती है उसको अपनी पूरी बॉडी से लगा लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं ऐश स्मर्ड नागा साधुस। स्केलेटल डोनिंग, डोन का मतलब आपका यहाँ पे पहनने से हो गया। अघोरीज, अघोरी जो होते हैं वो स्केल्टन जो होता है उसको पहन के रखते हैं, खोपड़ी वगैरह को। और अदर पिलग्रिम्स, और भी, ये तो हमारे साधु संतों की बात हो गई। और बाकी जो पिलग्रिम्स हैं, जो आपके भगवान में बिलीव करते हैं या जो आस्था है उनकी, वो आने वाले हैं। इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ फुटफॉल। फुटफॉल ये नया शब्द है तो मार्क कर लो, इसका मतलब होता है विजिट, अ विजिट ऑफ, ठीक है। फुटफॉल का मतलब a footfall of 450 million this year, nearly twice the population of Uttar Pradesh, India's most popular state, ठीक है। तो जो आपकी 45 डे की जो गैदरिंग है, जिसमें आपके हिंदू ascetics, सेंट्स, ऐश स्मर्ड नागा साधुज, अघोरी और बाकी जितने भी आपके पिलग्रिम्स हैं, वो उनकी जो उम्मीद है कि कितने लोग आने वाले हैं, वो आपके 450 मिलियन हैं। और ये आपका जो उत्तर प्रदेश जो है हमारा इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट, उसकी कैपेसिटी का डबल लोग वहां पे आने वाले हैं। तो इसी को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत सारी वोकैब जो हमने अभी पढ़ी है उसको कैसे यहाँ पे यूज किया गया है वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टडी। मंडे January 13 मार्क्ड द फर्स्ट डे ऑफ 45 डे लॉन्ग महाकुंभ इन प्रयागराज। तो मंडे January 13 को आपका पहला दिन, मतलब आपके जो 45 डे का जो महाकुंभ है उसका पहला दिन कब था, January 13 को, ठीक है। कहाँ पर, प्रयागराज में। प्रयागराज जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, ठीक है। इन जब हम लगाते हैं तो जैसे इन दिल्ली हो गया, तो जब हम एक बड़े एरिया की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे इन लगाते हैं। लिस्टेड बाय
UNESCO as the largest peaceful religious congregation of pilgrims on earth। तो ये जो है आपको यूनेस्को में भी इसको लिस्ट किया गया है किस चीज से, एक सबसे बड़ा पीसफुल रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, रिलीजियस गैदरिंग, आप जहाँ पे आपके धर्म के लिए लोग आपस में मिल रहे हैं धार्मिक बातें करने के लिए, तो वो हमारा कॉन्ग्रीगेशन हो गया ऑफ पिलग्रिम्स ऑन अर्थ, जहाँ पे devotees walk miles to take a dip at Sangam, the convergence of holy rivers Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati। फिर अब देखो यहाँ पे अभी हमने कॉन्फ्लुएंस पढ़ा था, उसी का सिनोनिम यहाँ पे कन्वर्जेंस आ गया। तो जो लोग हैं, जो डिवोटीज हैं, जो आपके भक्त हैं, वो मतलब बहुत दूर तक वो पैदल चल के आते हैं। जो संगम है, संगम का मतलब ही वहां, जैसे हम लोग प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां पे आपके 3 पवित्र नदियों का आपस में मिलन होता है, वो है हमारी गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ये जो महाकुंभ है इज विजिटेड बाय हिंदू ascetics, saints as Ishmar, Naga sadhus, skeletal donning aghoris and other pilgrims। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। कितनी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग कितने आएंगे, विजिट ऑफ 450 मिलियन दिस ईयर, जो कि आपका जो उत्तर प्रदेश है उसकी पॉपुलेशन का डबल है, और उत्तर प्रदेश हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। कुंभ जो ये शब्द है ड्राइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स पिक्चर, is rotationally held every 3 years at the 4 riverside cities of प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। अच्छा, तो ये जो कुंभ है ये आपके 3 सालों पे कहाँ कहाँ होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पे। ठीक है, इट्स शेड्यूल, ये जो शेड्यूल किस तरीके से होता है कि कौन से टाइम पे कौन से शहर में होगा, इसका जो शेड्यूल है वो बेस्ड होता है किस चीज पर आधारित होता है, जो हमारे प्लेनेट है, जो हमारा प्लेनेट है उसके अलाइनमेंट पे, उसके अरेंजमेंट पे, मेनली ऑफ दैट सन एंड जुपिटर। तो ज्यादातर हमारे सन और जुपिटर जो प्लेनेट है इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। जो अर्ध कुंभ यानी कि जो हाफ कुंभ होता है वो हर 6 साल में होता है, और कहाँ पर होता है, हरिद्वार और प्रयागराज में। जबकि जो पूर्ण कुंभ यानी जो कंप्लीट कुंभ होता है वो आपका होता है टेक्स प्लेस इन ऑल 4 सिटीज, यानी जो अर्ध कुंभ है वो आपका 6 साल में होता है दो जगह पे, हरिद्वार और प्रयागराज में, और पूर्ण कुंभ जो है वो आपका 4 शहरों में होता है आपका। महाकुंभ जो है, जो कि इस बार है, ये महाकुंभ है, ये कैसे होता है, ये 12 पूर्ण कुंभ जब हो जाते हैं प्रयागराज में, जब क्योंकि देखो 12 into 12 हो गया, तो इसीलिए है 144 ईयर के बाद में आपका महाकुंभ आता है, जो कि इस बार है, और इसको सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। The mythological beliefs say that the drops of Amrit, essence of immortality, देखो मोर्टैलिटी का मतलब आपका मॉर्टल, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो मॉर्टल हैं, या लिविंग बींग्स हैं वो मॉर्टल हैं। मॉर्टल मतलब जो नश्वर हैं, जिनका नष्ट होना निश्चित है, और इमॉर्टल का मतलब होता है शाश्वत, जो चीज कभी नष्ट नहीं होगी, तो वो हमारा इमॉर्टल होती है। तो अमृत वही होता है कि आपको अमृत पी लिया, मतलब आप इमॉर्टल हैं, आप अमर हैं। ठीक है, जो आपका माइथोलॉजिकल के हिसाब से अगर हम देखें, जो अमृत है, ड्रॉप्स ऑफ अमृत, तो जो अमृत की जो बूंदें थी वो आपकी स्पिल्ड हो गई थी यहाँ पर फ्रॉम एन अर्न विच केम ड्यूरिंग द समुद्र मंथन। ठीक है, डन बाय द गॉड्स एंड डेमन्स, तो जो आपके भगवान और राक्षसों के द्वारा जो समुद्र मंथन हुआ था, तो वहां से इन 4 जगहों पर हमारा अमृत की बूंदें गिर गई थी। तो इसी को ये एक हमारा माइथोलॉजिकल बिलीव्स है। द सेंट्रल रिचुअल ऑफ द फेयर रिमेन्स बेथिंग इन आइसी कोल्ड वाटर्स ऑफ द sacred river where millions immerse themselves with the belief
that the act will cleanse them of their sins and liberate them from the cycle of birth and death and will attain spiritual liberation. ये कंप्लीट एक ही आपका सेंटेंस है, तो इसको एक साथ देखा जाए. जो सेंट्रल रिचुअल है, जो इसका केंद्र है, रिचुअल मतलब क्या होता है, रिचुअल को हिंदी में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है, ऑफ द फेयर, इसका क्या है सेंट्रल, तो उसमें से क्या है आपका, जो ऑब्वियसली अब ये जनवरी के मंथ में है तो जो गंगा जी का पानी है वो तो एकदम ठंडा ही है, ठीक है, जहां पे मिलियंस इमर्स देमसेल्व्स विद द बिलीव, वो अपने आप को इस विश्वास में कंप्लीटली अपने आप को इंग्रॉस कर लेते हैं, भर लेते हैं कि गंगा जी में नहाने से जो उनके पाप हैं वो साफ हो जाएंगे और उनको लिबरेट एंड लिबरेट क्या हो गया, ये हमारा वर्ब है, इसका मतलब क्या हो गया, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना, किसी को फ्री कर दिया आपने, उसको आजाद कर दिया. अब मुझे बताना ये लिबरेट जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो इसका हेल्पिंग वर्ब कौन है, ठीक है, उनको फ्री कर देगा फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब जो ये हमारा मृत्यु और जो जन्म की जो ये साइकिल है कि हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर हम किसी दूसरे रूप में जन्म लेते हैं, तो ये साइकिल है, इस चीज से हमको आजाद कर देगा. एंड अटेन करना मतलब किसी चीज को प्राप्त कर लेना, उसको अचीव कर लेना, और वो स्पिरिचुअल लिबरेशन, लिबरेट से ही आपका नाउन फॉर्म बन गया लिबरेशन, और वो आपके स्पिरिचुअल लिबरेशन को अचीव कर लेंगे. तो यहाँ पे जो आपका हमारा कुंभ है, इसका जो सेंट्रल रिचुअल है वो है हमारी माँ गंगा में स्नान करना, क्योंकि इससे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि नहाने से उनके जो पाप हैं, जो उनके सिंस हैं, वो क्लीन हो जाएंगे और वो फ्री हो जाएंगे इस मृत्यु और जन्म के चक्र से, और वो आपके लिबरेशन को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है. अ गैदरिंग ऑफ असेटिक्स, आप यहाँ पे जानते हैं कि सब लोग जो वहां पे पहुंचे हैं उनमें एक आस्था है, एक विश्वास है. तो रिलीजियस टेक्स्ट का अगर हम देखें तो उसमें आपके कुंभ मेला का ओरिजिन जो है टू द 8th सेंचुरी फिलोसोफर, जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, वहां से है, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था इस प्रैक्टिस को ऑफ गैदरिंग्स ऑफ असेटिक्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. तो एक्चुअली में अगर हम देखें कि कुंभ का जो है वो ओरिजिन कहाँ से है, तो अगर हम हमारे रिलीजियस किताबों में देखें तो ये 8th सेंचुरी के जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस चीज को एस्टैब्लिश किया था कि जो आपके साधु सन्यासी हैं, जो देश के अलग अलग कोने में रह रहे हैं, वो एक पॉइंट पर आके एक साथ में मिले. क्यों, पर्पस क्या था, फॉर डिस्कशन ऑन रिलीजन. इट वॉज शंकराचार्य, वो शंकराचार्य ही थे हु इंस्टीट्यूटेड द मोनेस्ट्री सिस्टम. कौन थे, वो शंकराचार्य ही थे जिन्होंने मोनेस्ट्री सिस्टम को इंस्टीट्यूट यानी कि इस्टेब्लिश किया था. मोनेस्ट्री मतलब मठ जो होते हैं, जहाँ पे मॉन्क एक साथ रहते हैं, और 13 अखाड़ा उसमें बनाए थे. अखाड़ा के नाम यहाँ पे रीड करने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना, ठीक है. उसके बाद में ये जो हमारे सेंट्स हैं फ्रॉम दीज सेक्ट्स who sport weapons such as tridents, swords and lances are the main attraction at the कुंभ. तो ये जो हमारे अखाड़ा हैं, इनके जो संत होते हैं, उनके अलग अलग तरीके के वो लोग अपने वेपन्स होते हैं, जैसे हमारा त्रिशूल हो गया, स्वार्ड्स हो गई, तलवार हो गई, ये सब चीजें यहाँ पे हैं. अभी जो नया अखाड़ा बना है वो कौन सा है, द लेटेस्ट इन द लाइन ऑफ अखाड़ाज इज द किन्नर अखाड़ा. किन्नर मतलब ट्रांसजेंडर, जो 2015 में ही स्टैब्लिश किया गया था. किनके द्वारा, ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के द्वारा. ये जो अखाड़ा है इज स्टिल कॉम्पिटिंग फॉर स्पेस बिटवीन द कम्युनिटी of religious leaders but remains one of the most visited akhadas in कुंभ. ठीक है, तो डेफिनेटली अभी नया अखाड़ा बना है, तो अभी भी वो अपने उस स्पेस के लिए वो फाइट कर रहा है,
लेकिन फिर भी वो एक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अखाड़ा रहा है कुंभ का। ठीक है, अगर हम बात करें वन ऑफ द की बात करें तो वन ऑफ द के बाद में जब भी आपका काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि वन ऑफ द का मतलब है कई सारों में से वो एक है, इसीलिए हमें जो नाउन लगाना है वो हमें प्लूरल नाउन लगाना है। The akhadas use the fair as an opportunity to elect their chiefs and divide powers at its council meeting called the धर्म संसद। ठीक है, तो जो अखाड़ा हैं वो इस मेले को मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करते हैं कि वो जो उनके चीफ हैं उनको इलेक्ट करें और फिर उनकी जो अखाड़ाज हैं उनमें पावर किस प्रकार डिवाइड की जाए, उन सब चीजों के बारे में भी बात होती है। दिस ईयर ये जो मीटिंग है वो शेड्यूल कब के लिए की गई है? जनवरी 27 के लिए, और यही हमारा डेट लिखने का सही तरीका होता है। पहले मंथ आता है, फिर हमारी डेट आती है, फिर कॉमा और फिर हमारा ईयर आता है। ठीक है, एंड दिस ईयर द मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन जनवरी 27 में पास अ प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सनातन बोर्ड। तो इस ईयर जो है हमारा जो ये धर्म संसद है, जो ये मीटिंग है, उसको कब के लिए प्लान किया गया है? 27 जनवरी के लिए। और ये जो एक प्रपोजल जो डाला गया है कि एक सनातन बोर्ड बनाया जाए, इसको ये पास कर सकते हैं। जो सनातन बोर्ड है वो बोर्ड किसको डेडिकेटेड है? टू सेफगार्ड द हिंदू रिलीजियस साइट्स। जो हमारी जो हिंदुओं की जो रिलीजियस साइट्स हैं उनको सेफगार्ड करें, उनको सुरक्षित रखें, उनका बचाव करें। ठीक है, विच विल बी सेंट टू द गवर्नमेंट विद अ रिक्वेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जब अगर यहाँ पे इसको पास कर दिया जाएगा तो फिर वो गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा ताकि वो उसको पास करें और फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो आपके प्रीस्ट हैं उन्होंने ऑलरेडी क्या अपनी विशेष रखी थी कि जैसे कि उनकी विशेष थी कि नो एंट्री फॉर मुस्लिम्स एंड नॉन हिंदूज एट द कुंभ, विच वॉज पार्शियली सपोर्टेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, हु सेज दैट हु डोंट बिलीव इन सनातन धर्म शुड नॉट विजिट द इवेंट। ठीक है, तो आपके जो प्रीस्ट हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी ये इच्छा रखी थी कि आपके जो मुस्लिम्स हैं या जो नॉन हिंदू लोग हैं उनकी महाकुंभ में एंट्री ना हो। ठीक है, जिसको जो इनकी इच्छा थी, जिसको आपके पार्शियली हमारे जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हु जो है वो इनके लिए आया है, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है तो वर्ब क्या है? सिंगुलर, जिन्होंने कहा था कि जो लोग इस चीज को सनातन धर्म में विश्वास नहीं करते हैं उनको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डोंट आया है, ये दोज के लिए आया है। दोज यहाँ पे प्लूरल के लिए आप लोग लगाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे जो ये हु जो रिलेटिव आपका प्रोनाउन है ये दोज के लिए है, तो इसका एंटीसीडेंट दोज हुआ। और आप जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनकी जो वर्ब होती है वो एंटीसीडेंट के हिसाब से होती है, तो इसकी जो ये एंटीसीडेंट प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे डू हमने लगाया है। ठीक है, महात्मा गांधी हैड विजिटेड द कुंभ मेला इन 1918। तो महात्मा गांधी जी ने भी कुंभ मेला में विजिट किया था 1918 में। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी टुडे कैपिटलाइज्ड ऑन दिस इवेंट टू विन ओवर हिंदूज। अब ये जो मेला है, द फेयर वॉज ऑल्सो यूज्ड बाय द विश्व हिंदू परिषद टू चॉक आउट द ब्लूप्रिंट फॉर राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अयोध्या इन 1989। जो आपका जो मेला है उसको यूज किया गया था हमारे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि जो ब्लूप्रिंट है राम जी के मंदिर का उसको वहां पे स्केच आउट किया था, ड्रॉ किया था, उसको प्लान किया गया था। विद द बीजेपी बीइंग इन पावर एट द सेंटर एंड स्टेट, आप जानते हैं सेंटर और स्टेट में बीजेपी पावर में है, तो इसीलिए जो इस साल का जो कुंभ है वो वन ऑफ द मोस्ट वेल फंडेड रिलीजियस गैदरिंग्स है।
अभी जस्ट मैंने बात की थी वन ऑफ द के बाद में जब हम लोग काउंटेबल नाउन लगाते हैं तो वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने गैदरिंग्स लगाया है, गैदरिंग नहीं लगाया। बीइंग हेल्ड इन द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को मतलब क्या बोला है, उसको महायज्ञ ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी, एकता का ये एक महायज्ञ है, क्योंकि सेंटर ने कितना पैसा अप्रूव किया है इसके लिए, दिया है, ग्रांट करना मतलब उसको दिया है, गिव किया है उसको 2100 करोड़, अबाउट 7500 करोड़ वॉज डिवोटेड टू एंश्योर प्रॉपर लॉजिस्टिक्स टू होस्ट मिलियंस। ठीक है, तो सेंटर की तरफ से जो है वो 2100 करोड़ रुपीस यहाँ से दिए गए हैं, और जिसमें से अगर हम देखें तो अपने स्टेट का भी पैसा बहुत सारा लगा है, तो अराउंड 7500 करोड़ को किस लिए खर्च किया गया है, ताकि जो प्रॉपर लॉजिस्टिक्स हैं, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, जो मिलियंस में जो आपके लोग आने वाले हैं उनको मैनेज किया जा सके, उसको एंश्योर किया जा सके। ठीक है, स्प्रॉलिंग टेंट सिटी हैज बीन कार्व्ड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। स्प्रॉलिंग मतलब स्प्रेडिंग, तो जो आपके टेंट बना, पूरी जो प्रयागराज सिटी है वो एक टेंट सिटी के रूप में बन गई है। ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस एंड अप्रोक्सीमेटली 4000 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें आपके अलग अलग सेक्टर्स बना दिए गए हैं, 25 टोटल सेक्टर्स बनाए हैं, 12 घाट हैं, है ना, नहाने के लिए। A large group of bureaucrats were deployed at the site to ensure smooth management of the fair. लार्ज ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स मतलब बहुत सारे आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस है, पुलिस पर्सनल्स हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है, उनको तैनात किया गया है, ताकि जो आपका मेला है वहां पे स्मूथ मैनेजमेंट को इंश्योर किया जा सके। एयरपोर्ट वॉज एक्सपेंडेड टू अकोमोडेट मोर फ्लाइट्स, और जो इंडियन रेलवेज हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इट विल रन 13,000 trains to Prayagraj to ensure maximum devotees arrive at the Kumbh, putting immense pressure on the town। ठीक है, तो अब रेलवेज ने और आपके एयरपोर्ट, आपके एयरवेज ने ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स और रेल्स के लिए बंदोबस्त की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पहुंच सकें। और जो चीज है ये इमेंस का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा, ह्यूज, वास्ट, एक बहुत ज्यादा प्रेशर भी दे रहा है टाउन के ऊपर में, विच एक्सीड्स इट्स कैरिंग कैपेसिटी एवरी टाइम द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड। तो जब जब आपका मेला लग रहा है तब तब आपके और ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाया जा रहा है। 2019 में जो आपका कुंभ लगा था वो हमारा अर्ध कुंभ था, तो उसकी जो गैदरिंग थी, जो उस समय जो लोग आए थे, तो वहां से कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ था, दैट वाज 18,000 मैट्रिक टन्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 टेंट शेल्टर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। तो अगर हम टोटल देखें तो अप्रोक्सीमेटली इतने जो हैं वो टेंट्स को बनाया गया है टू अकोमोडेट 15 to 20 लाख आपके जो कल्पवासी हैं उनके लिए। ये डिवोटीज हैं हु स्पेंड अराउंड अ मंथ इन द फेयर लिविंग अ मिनिमलिस्टिक लाइफ। तो वो एकदम मतलब जो सब कम से कम चीजें हैं उसके साथ में वो अपना जीवन यापन करेंगे, और 1 महीने तक यानी 45 दिनों तक वहां पे रहेंगे। ऑल्दो जबकि जो ये टेंट्स हैं ये तो फ्री हैं कल्पवासीज के लिए, दे डू वेयर द ब्रंट ऑफ रॉकेटिंग प्राइस ऑफ ग्रोसरीज, ट्रेवल एंड अदर नीड्स, बट दे डू बेयर द ब्रंट। लेकिन उनको किस चीज को फेस करना पड़ेगा, किस चीज को उनको झेलना पड़ेगा, जो रॉकेटिंग प्राइस है। रॉकेटिंग प्राइस, रॉकेट मतलब ऊपर जाना, तो प्राइस जो एकदम बहुत ऊपर चला गया है, जो हमारी ग्रोसरीज हैं, जो ट्रैवलिंग का है, या जो बाकी जरूरतें हैं, तो उनके जो बढ़ते हुए पैसे हैं उसकी बोझ को उन्हें झेलना पड़ेगा, लेकिन टेंट का पैसा फ्री है। अपार्ट फ्रॉम द क्यूबिकल शेप्ड हाइकिंग टेंट फॉर कल्पवासीज, कल्पवासीज के लिए जो नॉर्मल आपके टेंट है उसके अलावा अगर हम देखें
तो गवर्नमेंट ने और क्या लगाया है, सेट असाइड करना, मीन्स किसी चीज को और क्या लगाया उन्होंने, आपके लग्जरी कॉटेजेस भी हैं जो आपके वहां पर हैं ड्राइव टूरिज्म के लिए, और जिनकी कीमत बहुत एक्सपेंसिव है, 50,000 से लेके 1,00,000 एक रात की कॉस्ट है। 1.5 लाख टॉयलेट हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस ऑफिस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स एंड ईटरीज मतलब शॉप्स होता है। द स्टेट हैज नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड टू मेक द महाकुंभ एन इवेंट लाइक बिफोर। तो आपके 1.5 लाख टॉयलेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, हॉस्पिटल, बैंक्स और शॉप्स हैं। तो मतलब जो आपका स्टेट है उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस इवेंट को इतना भव्य बनाने में जितना पहले कभी भी नहीं हुआ था। The state has not left any stone unturned to make the Mahakumbh an event like never before. इवेंट लाइक नेवर बिफोर मतलब कोई ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई हो उसको हम लोग बोलते हैं दिस एक्सपीरियंस वॉज लाइक नेवर बिफोर, मीन्स आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस डन। द फेयर हैज आपके जाइजेंटिक पोस्टर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, advertising schemes and achievements of BJP government including LPG scheme, स्वच्छ भारत, solar energy and among others। तो जो मेला है ऑब्वियसली उसमें बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे चीफ मिनिस्टर जी के, जिसमें जो भी बीजेपी की अचीवमेंट्स हैं उनको वहां पे शोकेस किया गया है। अपॉर्चुनिटीज, तो बिजनेस की स्पेलिंग आप देखिए, बिजनेस की स्पेलिंग में आपका सिंगल एस आता है बस, है ना, बस लगा लो, फिर INESS, नेस मतलब NESS हो गया, और जो एक हमारा बस वाला होता है सिंगल एस, डबल एस नहीं होता है, ये स्पेलिंग में मिस्टेक रहती है, ठीक है। अब ये जो फेयर है प्रेजेंट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू बोथ लोकल ट्रेडर्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हु सेटअप, ये आपका शॉप्स के लिए होता है टू एक्सपेंड बिजनेसेस फ्रॉम डोमिनोज पिज्जा टू कैफे कॉफी डे, CCD, फ्रॉम RBI टू LIC एंड फ्रॉम मेडिसिन टू क्लोथ्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड गैजेट्स, मतलब हर तरीके की चीजें वहां पे आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पता अवेलेबल हैं, गैजेट्स हैं। महाकुंभ हैज अ स्टॉल सेलिंग एवरीथिंग, महाकुंभ में हर एक चीज की छोटी बड़ी दुकानें अवेलेबल हैं। एंड आई एम लिटरली मिसिंग माई प्लेस, आई फील लाइक आई एम अनलकी। तब तक मैं वहां थी, कितना वेट किया मैंने, कोई नहीं। द स्टेट हैज प्रोजेक्टेड टू जनरेट अप टू 2 लाख करोड़ फ्रॉम दिस 45 डे लॉन्ग गैदरिंग। तो प्रोजेक्टेड उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि वो इससे कितना पैसा जनरेट करेंगे, 2 लाख करोड़ का, ठीक है, विच विल एंड ऑन February 26 को, जो आपका महाकुंभ है उसका समापन हो जाएगा, विद मिलियंस गैदरिंग एट द रिवर बैंक्स। अब आपके मिलियंस में लोग वहां पे आ रहे हैं। कुंभ मेलास हैड सीन एक्सीडेंट्स सच एज स्टैम्पीड्स इन द पास्ट। तो अब जब इतनी ज्यादा भीड़ में लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं तो भगदड़ जैसी चीज होना आम बात हो जाती है। स्टैम्पीड्स का मतलब क्या होता है, भगदड़, जो किस चीज का कारण बनती है, डेथ्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिलग्रिम्स विद अ ह्यूमंगस मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली ग्रेट, फुटफॉल मतलब विजिट, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इंसिडेंट्स ऑफ मिसिंग केसेस टू हैव बिकम सिनोनिमस विद द फेयर। तो ऐसे में लोगों का गुम हो जाना, मिस हो जाना एक सिनोनिमस बन जाता है मेला, मतलब एक कुंभ मेला में जा रहे हो तो खो जाओगे, ये आपस में सिनोनिम हो जाते हैं। ये सिनोनिमस जो है सिनोनिम का ही एडजेक्टिव फॉर्म है। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज भी हैं जिनका जो प्लॉट है वो कुंभ मेला पे उन्होंने रखा है, जहां पर आपके जो हीरोज होते हैं दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम फैमिलीज एट द फेयर एंड देन ड्रामेटिकली रीयूनाइटेड डिकेड्स लेटर, और फिर ड्रामेटिकली, है ना, नाटक होते होते, मूवी खत्म होते होते आपस में मिल जाते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ गैदरिंग, जब आपका
26 जनवरी को, फरवरी को जब आपका मेला खत्म हो जाएगा तो संगम सिटी जो है हमारा, जो प्यारा प्रयागराज है, वो एक बार फिर से शांत हो जाएगा। बैरन का मतलब वैसे तो बंजर होता है, विच विल बी यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ग्रो मेलन्स एंड चिल्ड्रन टू प्ले, जो मतलब फिर से हमारी जो जमीन है वो खाली हो जाएगी। अब जो फार्मर्स हैं वो अपनी खेती बाड़ी करेंगे, लोग बच्चे वहां पे खेलेंगे। लीविंग द सेंट banks to wait for another कुंभ to feel lively again, और डेफिनेटली दोबारा से फिर अगले कुंभ का हमें इंतजार रहेगा। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी कुंभ के ऊपर में स्टोरी, और आई रियली मिस माई प्लेस बट इट्स ओके, है ना। तो जितने भी मेरे बच्चे वहां पे हैं, तुम लोग खूब मजे से रहो, और मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप क्लास आपने एंजॉय की होगी, वोकैबुलरी आपको समझ में आई होगी, आर्टिकल समझ में आया होगा, एंड प्लीज डोंट कंप्लेन सो मच। आई ऑलरेडी नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई विल डू माई जॉब प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच, आई लव you all. Please subscribe to the channel and like and share the video. Bye bye.